ओके, टुडेज टॉपिक इज मरकरी। लास्ट टाइम हमने सन को डिस्कस किया था, आज हम मूव करेंगे प्लैनेट्स की तरफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग मरकरी। ठीक है जी, मरकरी जो है, द फन फैक्ट अबाउट मरकरी इज इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट प्लैनेट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो उस वजह से इट शुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट, राइट? इट हैज टू बी वेरी हॉट, बट वी विल डिस्कस कि ये कितना हॉट है। तो मरकरी का जो नेम है ये ग्रीक्स ने रखा था अपने एक गॉड के नेम पे, ठीक है? वो फिर रोमन्स ने भी रखा, तो रोमन मैसेंजर गॉड के नाम पे रखा था। मैसेंजर इसको इसलिए कहा गया कि ये बहुत तेजी से आसमान में मूव करता है मरकरी, ठीक है? तो उन्होंने उस टाइम ऑब्जर्व किया कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत तेजी से मूव कर रही है, तो उन्होंने इसी वजह से उसका नाम मैसेंजर गॉड रखा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयरन प्लैनेट। वो क्यों कहते हैं इसको, वो हम आगे चल के देखेंगे। और हम अगर मरकरी की कुछ मजीद डिटेल्स डिस्कस करें तो इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन इज ऑलमोस्ट 58 मिलियन किलोमीटर्स। जस्ट फॉर द रेफरेंस, अर्थ इज हाउ मच 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। सो कंपेयर टू दैट मरकरी इज ऑलमोस्ट 58 मिलियन किलोमीटर्स। अच्छा, सरफेस टेम्परेचर जो है ना, इसका बहुत ज्यादा वेरी करता है, फ्रॉम -180 डिग्रीज to 430 degrees, but you don't get to see this kind of change on our planet, ठीक है? लेकिन मरकरी जब सन फेस कर रहा होता है, सन फेसिंग साइड जो है मरकरी की, इट गोज अप टू 430 डिग्रीज। मीनवाइल जो उसकी दूसरी साइड है, जहां पे सूरज नहीं नजर आ रहा, यानी उसकी रात है, उस साइड पे -180 डिग्रीज तक चला जाता है। तो ये स्ट्रेंज चीज है कि जो प्लेनेट सबसे सन के क्लोज है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी कोल्ड। और इसका डायमीटर जो है वो 4875 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 4900 किलोमीटर्स, कंपेयर टू आवर मून विच इज अराउंड 3400 किलोमीटर्स। तो ये हमारे मून से कुछ बड़ा है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, साइज कंपैरिजन टू अर्थ मून से थोड़ा सा सिमिलर ही लग रहा है ना, मून के करीब लग रहा है। और इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे हमारा एक चांद है, मरकरी हैज नो मून, सो मरकरी इज मूनलेस। और रोटेशन पीरियड जो है दैट इज 59 अर्थ डेज, यानी ये एक दफा अपना जो चक्कर है, अपनी रोटेशन जो एक्सिस पे है, वो 59 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है। और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, यानी जो एक दफा ये सूरज के गिर्द जो चक्कर कंप्लीट करता है, दैट इज 88 अर्थ डेज। हम कितने देर में करते हैं सूरज के गिर्द? 365 डेज में, ठीक है? तो ये 88 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो सन के गिर्द कंप्लीट कर लेता है। तो ये इतना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं ऑर्बिट्स की तरफ। ऑर्बिट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स देयर ऑर्बिट्स आर क्लोज टू सर्कुलर इन शेप, ठीक है? बट मरकरी हैज द मोस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी एलिप्स आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है? ये एलिप्टिकल शेप है कि सन इज नॉट इन द सेंटर, सन इज वन ऑफ द एपिक सेंटर्स। और फिर जो करीब साइड है दैट इज कॉल्ड पेरहिलियन, द अदर साइड इज कॉल्ड एपहिलियन, यानी कि जब ये सूरज से सबसे करीब होगा तो इट वुड बी एट दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड पेरहिलियन। और इस टाइम ये ओनली 46 मिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होगा। लेकिन जब ये एपहिलियन पे होगा तो इट वुड बी 70 मिलियन किलोमीटर्स, यानी वो सूरज के कभी इतना करीब आ जाएगा, कभी इतना दूर चला जाएगा। ऑल्सो हमारा जो एंगल है, जमीन का एंगल जो है ना, वो ये सोलर के हमारा जो इक्वेटर है वो 23 डिग्री टिल्ट है, ठीक है? तो इस वजह से हमारे सीजन्स होते हैं जमीन पे। अगर ये टिल्ट ना हो, आपने अक्सर ग्लोब भी देखी होगी ना, जैसे ग्लोब का मॉडल ये भी एक पड़ा हुआ है, तो हमेशा 23 डिग्रीज 23.6 डिग्रीज पर टिल्ट दिखाते हैं। इस टिल्ट की वजह से हमारे सीजन्स होते हैं। तो जब जमीन चक्कर लगाती है सूरज का, तो जमीन कभी एक साइड ज्यादा सूरज को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सनलाइट इकट्ठी करता है, कभी साउदर्न, तो हमारे सीजन्स होते हैं। लेकिन मरकरी का जो टिल्ट है ना, ये बहुत कम है, ठीक है? इतना कम है कि इस पे फिर कोई सीजन्स नहीं होते। ये इसका इक्वेटर जो है वो हमारे जो सन का, हमारे जो सोलर डिस्क है, इसके इक्वेटर के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो ये कोई टिल्ट नहीं है इसका खास। इलिप्स वाली स्लाइड पे यहाँ पे ये है कि इसका एक चक्कर है सूरज के गिर्द, मैंने कितनी देर में बताया था, कितनी देर में होता है? 88 डेज में, 88 डेज। लेकिन इसका जो अपना रोटेशन पीरियड है वो है 59 अर्थ डेज, हमारा है 24 घंटे। हम 24 घंटे में जमीन एक दफा घूम जाती है। लेकिन मरकरी कितनी देर में घूमता है कि ये अपने 2 साल में सिर्फ 3 दफा घूमता है। 2 साल जब उसके कंप्लीट होते हैं तो उसमें उसके सिर्फ 3 दिन हुए होते हैं मरकरी के। तो ये इतनी स्ट्रेंज चीज है। फिर एक और मजे की चीज है कि अगर आप मरकरी के ऊपर खड़े हो ना, जैसे हम जमीन पे खड़े होते हैं, तो हमारा सनराइज होता है ईस्ट से और सन कहां जाता है? वेस्ट में जाता है।
तो हमें सन ऐसे आसमान पे मूव होता नजर आता है। अगर आप मरकरी पे खड़े हो तो सूरज निकलता है, एक जगह जाके रुक जाता है, फिर वापस जाता है, फिर आगे जाता है और फिर गुरूब होता है। तो इतनी स्ट्रेंज मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिट एंड बिकॉज ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द मरकरी, कि जब आप मरकरी पे खड़े हो तो आपको सूरज आसमान पे स्मूथ जाता नजर नहीं आएगा, जाएगा, रुक जाएगा, कुछ दिन बैकवर्ड जाएगा, फिर आगे जाएगा। हाउ स्ट्रेंज। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह जो मरकरी का ऑर्बिट है ना, ये एक हर कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा इसका जो पेरहिलियन है वो मूव कर जाता है हर दफा। यानी आप देखेंगे एक दफा ये है, अगली दफा ये सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, अगली दफा ये, अगली दफा उससे अगली दफा ये, हर दफा इसका ऑर्बिट थोड़ा सा चेंज होता है। और ये हमें आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस ने बताया था। उसने उस टाइम प्रेडिक्ट करके बताया था कि मरकरी का जो ऑर्बिट है, दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो इसका ऑर्बिट हर दफा अपने एक सर्कल से हल्का सा मूव भी कर जाता है। तो हमें आसमान पे भी जब हम देखेंगे ना, तो मरकरी की पोजीशन हर सेंचुरी में चेंज होती जाती है आसमान पे देखने की। सो दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज अबाउट मरकरी। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि समटाइम्स व्हेन द मरकरी इज ऑर्बिटिंग द सन, इट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ द सन फ्रॉम आवर व्यू पॉइंट। यानी जमीन पे जब आप देखेंगे तो हम मरकरी को सूरज के आगे से गुजरता देखेंगे। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिट ऑफ मरकरी, ठीक है, ये मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है सूरज के आगे से। दिस कैन ऑल्सो गिव यू अ व्यू पॉइंट कि कितना छोटा है मरकरी कंपेयर टू द ह्यूज सन, ठीक है, बहुत ही छोटा दिखता है। ये जो आपको ब्लैक डॉट्स हैं, ये सन के अपने स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं। दिस इज मरकरी पासिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द सन। आगे हम चलते हैं। सो वी मूव टू दी, जैसे मैंने पहले आपको एक्सिस के बारे में बताया कि द अर्थ इज टिल्टेड 23 डिग्रीज, ठीक है। मरकरी का जो टिल्ट है वो ऑलमोस्ट 0.034 डिग्री, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सो बिकॉज ऑफ दैट मरकरी डज नॉट हैव सीजंस। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि बिकॉज ऑफ द टिल्ट जमीन, ऑलमोस्ट सारी जमीन पे कभी ना कभी सनलाइट आती है और जाती है। मरकरी के जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, यहां पे सूरज की लाइट नहीं पहुंच पाती, तो यहां पे पानी का बहुत बड़ा जखीरा भी मौजूद है। क्वाइट स्ट्रेंज कि हमारे सबसे वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट हैज वाटर। यानी हमारा आम इंट्यूशन यही है ना कि ऐसी जगहों पे पानी नहीं हो सकता, बट मरकरी हैज वाटर इन इट्स नियर इट्स पोल्स। वहां पे क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स के अंदर पानी है जहां पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पहुंचती। तो और मैंने टेम्परेचर बताया था बहुत कम हो जाता है वहां पे, तो वहां पे सॉलिड आइस मौजूद है। तो क्वाइट स्ट्रेंज अबाउट मरकरी। आगे चलते हैं जी हम। तो आगे हमें क्या नजर आता है? आगे ये कि जैसे आप जमीन पे खड़े होकर जब हम मरकरी की ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, यानी कि जब आप ये देखें कि हम चांद को देखते हैं तो वी सी फेजेस, कि चांद के फेजेस होते हैं, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं ना चांद के। चांद कभी फुल मून बन जाता है, कभी क्रेसेंट बन जाता है, सारे पूरा मंथ फेजेस होते हैं। मरकरी भी फेज डिस्प्ले करता है। व्हाई? बिकॉज कि मरकरी अंदर घूम रहा है हमारे ऑर्बिट के, यानी जमीन बाहर है तो मरकरी जो है वो उसके यानी कि अंदर हमारे ऑर्बिट है उसका, सूरज से पहले। अच्छा, इसी तरह अगर हम जमीन पे खड़े होकर मरकरी को देखें ना, तो मरकरी भी फेजेस शो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद फेजेस शो करता है। हम चांद को देखते हैं ना, तो कभी वो फुल मून होता है, कभी वो न्यू मून होता है, ठीक है, न्यू मून पे वो क्रेसेंट बन रहा होता है। इसी तरह चांद पूरा मंथ अपने फेजेस शो करता है। मरकरी भी ऐसे ही फेजेस शो करता है जब आप उसको टेलीस्कोप से देखते हैं। तो वो कभी इस फेज में होगा, क्रेसेंट बन रहा होगा, कभी वैक्सिंग क्रेसेंट होगा, कभी वेनिंग क्रेसेंट होगा, कभी आपको ऑपोजिशन पे होगा, बिल्कुल दूसरी साइड पे चला जाएगा सन के, तो हमें वो नजर आएगा, ब्राइट बहुत नजर आएगा। इसी तरह जब हमारे सामने आ जाएगा, जैसे हमने पिछली पिक्चर में देखा कि हमें डार्क नजर आएगा इन फ्रंट ऑफ द सन। ये इसलिए है कि मरकरी का ऑर्बिट हमारे ऑर्बिट के अंदर है, जमीन ज्यादा दूर चक्कर लगा रही है सन का, तो कंपेयर टू दैट मरकरी इज इनसाइड। इसी तरह वीनस भी है, वीनस भी फेजेस शो करता है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे मरकरी को तो इस तरह शो करेगा। फिर ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी या तो सन सेट के टाइम पे नजर आएगा या सनराइज के टाइम पे नजर आएगा। ये दो टाइम्स है मरकरी को देखने के, और ये कभी भी 28 डिग्री से ज्यादा आसमान पे दूर नहीं जाता सन से। तो सन गुरूब होता है, मरकरी भी साथ ही थोड़ी देर बाद गुरूब हो जाता है। तो इसको देखने के लिए बहुत एक छोटी विंडो होती है जिसमें आपने इसको देखना होता है। आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि मरकरी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है जमीन है, जमीन के सेंटर में एक कोर है, उसके ऊपर मोल्टन कोर है, फिर उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। अच्छा, मरकरी के साथ क्या है कि इसकी 2/3 मरकरी अंदर से उसकी कोर ही है,
यानी कि मरकरी की कोर इतनी बड़ी है कि 2/3 उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ कोर पे ही मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि उसकी कुछ बाकी लेयर्स भी होंगी, या तो वक्त के साथ गायब हो गई, अगर उसका एटमॉस्फेयर भी था या उसके पास गैसेस भी थी, सो ओवर अ पीरियड ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स वो सब स्ट्रिप अवे हो गया, बिकॉज सन इज राइट इन फ्रंट ऑफ मरकरी, और सोलर विंड की वजह से उसका एटमॉस्फेयर, उसकी आउटर लेयर्स खत्म होगी। तो वी हैव अ ह्यूज कोर, मरकरी की कोर है, और ये आयरन है, क्योंकि आयरन जो है वो एक हैवी एलिमेंट है, तो वो सारा सिंक डाउन हो गया टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो आज हमें मरकरी का जो सेंटर है वो सारा आयरन में नजर आता है। इसी तरह जो इसका मेंटल है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हुआ, कोर भी कूल डाउन हुई। तो जब ये पूरा प्लेनेट हुआ कूल डाउन तो सुकड़ गया ये प्लेनेट, ठीक है। वो हम जब वो थोड़ा सा मजीद श्रिंक हुआ तो उसकी कुछ चीजें हैं जो मैं आगे नजर आएंगी। तो ये बहुत बड़ा है और टेक्टोनिकली इनएक्टिव है। जमीन एक्टिव है, इसी तरह वीनस इज वेरी एक्टिव टेक्टोनिकली, दैट मींस अ लॉट ऑफ लावा कम्स आउट ऑफ द इनसाइड ऑफ द प्लेनेट वेरी ओकेजनली, लेकिन मरकरी इन दैट सेंस इज वेरी इनएक्टिव, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट 1% है जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की, सो इट डजंट हैव अ वेरी ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, बट बिकॉज ऑफ आयरन इन इट्स कोर इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे चलते हैं, तो अगर हम उसकी सरफेस देखें तो इट इज हैवीली क्रेटेड, बहुत सारे इंपैक्ट्स की वजह से मरकरी इज फुल ऑफ क्रेटर्स, ठीक है। और जो इट हैज अ वेरी वेरी थिन एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर, और उसमें प्रीडोमिनेटली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। ये हमें कैसे पता चला? जब हमने कुछ स्पेसक्राफ्ट्स भेजे, उन्होंने जाके सर्वे किया, कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से स्टडी किया, तो वी फाउंड दीज एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी, बट इट्स वेरी थिन। और इसका एटमॉस्फेयर बड़ी जल्दी चेंज भी होता रहता है मरकरी का, बिकॉज बहुत सारी हीलियम ये सन से ले रहा होता है, कुछ इसके अपनी इम्पैक्ट्स की वजह से मटेरियल उठ के एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। आगे हम चलते हैं, तो दिस इज, इफ यू लुक एट द मरकरी, फुल ऑफ क्रेटर्स, एंड देयर इज अ फन फैक्ट, most of the craters are named after musicians, after artists, ठीक है। ये एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है अबाउट मरकरी कि जब उसको नेम किया जाने लगा, सो दे नेम्ड द क्रेटर्स आफ्टर म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट टू ऑनर देम। आगे हम चलते हैं, तो व्हाट वी सी इज, ये जैसे मैंने बोला था कि द प्लैनेट श्रंक, ठीक है, व्हेन इट कूल डाउन, तो उसकी वजह से ना हमें ये बहुत सारी रूपीज नजर आती हैं। ये एक माउंटेन रेंजेस है, समटाइम्स इट गेट्स 3 किलोमीटर इन हाइट, 3 किलोमीटर हाइट तक ये चली जाती हैं, और ऐसी रिपीटेडली आपको उसकी पूरी सरफेस पे ये फीचर नजर आएगा। सो दीज आर कॉल्ड रूपीज। आगे हम चलते हैं, तो वी सी अ जायंट क्रेटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आ रही है इस क्रेटर के साथ। व्हाट यू सी दीज लाइंस, सी देम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। अब देखिएगा, ये देखें, तो जब इंपैक्ट होता है ना किसी चीज का, बहुत हैवी चीज का, तो मटेरियल निकलता है। जैसे आप जमीन पे अगर एक कीचड़ हो बहुत सारा, एंड यू थ्रो अ स्टोन, व्हाट हैपेंस कि वहां पे गड़ा बन जाएगा, और वो जो मटेरियल वहां से निकलेगा वो साइड पे बन, उसको हम कहते हैं इजेक्टा ब्लैंकेट, ठीक है। वो इजेक्टा ब्लैंकेट होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर कोई इंपैक्ट हो और उसकी एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो ये ऐसी रे सिस्टम बन जाता है, इसको हम रे सिस्टम बोलते हैं। तो आपको रेज निकलती हुई नजर आएंगी, तो हमें चांद पे क्रेटर्स में नजर आती हैं। देयर आर मोर देन 30 रे सिस्टम्स ऑन मून। इसी तरह मरकरी पे बहुत बड़ा रे सिस्टम है, ये आपको बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ बेसिन। बेसिन होता है कि जब कोई इंपैक्ट बनता है तो साइड पे उसकी सारी इंपैक्ट वॉल्स बन जाएंगी, और दरमियान का जो एक वादी रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड बेसिन। वो जो एक बड़ा सा बेसिन है, ये मरकरी के ऊपर है। दिस इज अ ह्यूज बेसिन ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी, ठीक है। क्लोरिस बेसिन के नाम से ही है, एंड यू सी अ लॉट ऑफ craters, small craters on this basin as well. ये false color image है जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि कहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल मौजूद है। आगे चलते हैं, तो ये पिक्चर जो है, ये अभी लेटली जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ है उसने पिक्चर ली है, और जैसे मैंने पहले बताया था, द क्रेटर्स आर नेम्ड आफ्टर म्यूजिशियंस। तो ये कुछ क्रेटर्स हैं जो आपको सरफेस में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस ने कैसे स्टडी किया है मरकरी को, हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई है। तो द फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट वी सेंट वाज मरीनर 10. इट वाज सेंट इन 1973, एंड देन फ्रॉम 1974 to 75 इट मेड 3 फ्लाईबाइज ऑफ मरकरी। फ्लाईबाई होता है कि आप प्लेनेट के पास से गुजरते हो, आप उसको ऑर्बिट नहीं करते, आप उसके पास से गुजर जाते हो। तो मरीनर 10 मरकरी के पास से गुजरा, तो उसने 3 दफा में मरकरी की पिक्चर्स ली,
उसको स्टडी किया तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला मरकरी के, हमें उसके एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला, हमें उसके क्रेटर्स के बारे में पता लगा। तो मरीना 10 ने हमें उसकी 45% सरफेस को मैप करके दिया, ठीक है। तो उससे आज हमें मरकरी के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2003 में मैसेंजर प्रोब को लॉन्च किया गया, और जैसे रोमन गॉड ऑफ मैसेंजर गॉड था उसी के नाम पे रखा गया मरकरी का नाम, तो इस प्रोब का नाम भी मैसेंजर प्रोब रखा गया। तो मैसेंजर प्रोब जो है, इन्होंने फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट एक्चुअली ऑर्बिट द मरकरी। उससे पहले क्या होते थे, फ्लाई बायज होते थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने ऑर्बिट किया मरकरी को। तो उस ऑर्बिट के दौरान इट गोट वेरी क्लोज टू मरकरी, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, ठीक है, सिर्फ जस्ट 200 किलोमीटर्स थे। इट मैप्ड द होल सरफेस ऑफ मरकरी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जिसकी मदद से हमें मजीद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला मरकरी की, हमें मजीद इन डेप्थ उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चला, एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला। तो ये सब चीज़ें हमें पता चली। इसके बाद अभी जो इस टाइम है वो ये है कि 2018 में ये बेपी कोलंबो के नाम से स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। पहले तो नासा ने भेजे थे, ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा है, और ये 2025 में दिस ईयर इट्स गोइंग टू ऑर्बिट मरकरी। और ये मजीद मरकरी की कोर पे रिसर्च करेगा कि व्हाई डज इट हैव अ ह्यूज कोर। हम उसके एटमॉस्फेयर को मजीद स्टडी करेंगे, और ऑलरेडी मरकरी के बारे में हमें जितनी स्ट्रेंज चीज़ें आज पता चली हैं, शायद उनमें बहुत सारा इजाफा भी कर सकें। सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ मरकरी, सॉरी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मरकरी, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मरकरी, आवर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। So this was everything about Mercury. So I got a question. जी पूछे मुझे। वो ये है कि जैसे अभी आपने प्रोब के बारे में बताया कि उसको स्टडी करेगा, उसके कोर को स्टडी करेगा, तो सरफेस से कैसे उसको कोर से स्टडी कर लेगा? अच्छा, इसमें ही होता है कि जो, यानी आप पूछ रहे हैं कि वो इतनी दूर से उसको कैसे स्टडी कर लेगा उसके ऊपर। क्वेश्चन इज दैट कि जैसे ये प्रोब है, जी ये उसका ऐसे ऑर्बिट करेगा। यस सो सरफेस तो कर लेगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कोर को कैसे करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी। अच्छा, इसके ऊपर ना इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसकी ना सिर्फ जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने बताया कि उसके जरिए हम केमिकल कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकते हैं, हम उसकी सरफेस की स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह डेंसिटी मेजरमेंट्स होती हैं कि किसी भी प्लैनेट की डेंसिटी क्या है, तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमें बताते हैं, डाटा इकट्ठा करके देते हैं सेंटर का कि नीचे डेंसिटी कितनी है। तो जब मरकरी का किया गया तो वी फाउंड आउट कि इसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी है एंड रिच इन आयरन। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑन बोर्ड जो हमें ये सारा डाटा कलेक्ट करके देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आई हैव गॉट अनदर क्वेश्चन। जी जैसे एक ऑर्बिट बनता है, बेसिकली तो ऑर्बिट मेरे ख्याल से राउंड होना चाहिए, लेकिन ये एलिप्टिकल क्यों बन जाता है? अच्छा, एलिप्टिकल इसलिए होता है कि आइंस्टाइन ने जब हमें बताया ना कि स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट्स स्पेस टाइम, ठीक है, और एक फैब्रिक है स्पेस टाइम का, और ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इंटरनली किसी चीज में से निकल रही है, ये बेंडिंग ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है। तो इस बेंडिंग की वजह से व्हेन वी गेट क्लोज टू द सन, द बेंडिंग इज ह्यूज। तो वहां पे जो चीज रिवॉल्व करेगी ना, इट टेक्स एन elliptical path. It's very difficult to take a circular path around an object. तो stable path लेने के लिए it has to be elliptical. So it has to do with the bending of the space time.